नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में, हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असाधारण काम करने वाली 112 प्रथम महिलाओं को आज शाम करेंगे सम्मानित। पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और ऐश्वर्या राय समेत विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं शामिल। राज्यसभा टीवी शाम 5 बजे से करेगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास ही है बजट को लेकर सरकार का एकमात्र एजेंडा। विश्व रेटिंग एजेंसियों ने मानी भारत की प्रगति। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तां बताने पर होगा गर्व। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से तीसरे दिन भी गोलीबारी जारी। सेना का 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की मौत। भारत ने कल पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया कड़ा विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से की आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की मांग। अफगानिस्तान पर विशेष मंत्रिमंडलीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का बयान। कहा, अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भारत प्रतिबद्ध। नए बजट पर सीनेट की सहमति न मिलने से अमेरिका सरकार का शटडाउन। 16 फरवरी तक सरकारी खर्चों से जुड़े बिल पर नहीं मिली मंजूरी। बजट पर सहमति बनने तक बंद रहेंगी सरकारी सेवाएं। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली 100 से ज्यादा महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सम्मानित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाने के बाद ऐसी 112 महिलाओं का चयन किया है। इनमें पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला कुली, मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला, पहली पैरा ट्रूपर और पहली ओलंपियन शामिल हैं। इन महिलाओं में पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय और किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। फर्स्ट लेडीज नाम की इस पहल में बछेंद्री पाल, दीपा मलिक, प्रिया झिंगन, कर्णम मल्लेश्वरी, इनके अलावा रक्षा बलों, विज्ञान, खेल, उद्योग और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न रूढ़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई। इनमें कुली का काम करने वाली मंजू, सरपंच छवि रजावत, पहली महिला दमकल कर्मी हर्षिनी कन्हेकर और भारत की पहली महिला बार टेंडर शतभी बसु भी शामिल हैं। Rajya Sabha TV takes this opportunity to bring before you some of these women extraordinaire. Once you're commissioned, you're an officer. When you're given a task, you do it and don't use your femininity to avoid that task or find favors. अगर एक लड़की के पीछे उसके माता पिता खड़े हैं तो शायद वो बहुत ऊंचाई पे जाएगी। The society is still not ready to really see women in positions of power. If you are disabled, then it's very confusing for the world because they don't know how to treat you. Right. They would like to treat you with pity. The time of the surgery and when the doctors did declare that Deepa, you are going to be on a wheelchair because we can save you but we can't save anything below your chest because the cord is going to snap. और मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने बच्चों को बड़ा किया है या उन्होंने मुझे बड़ा किया है। Today, as women, we have to set an example for everyone else. Hey, आजा आजा जिंदे शामी आने के पहले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो शब्बे गम, जय हो गमे दिल, जय हो हारे दिल, जय हो बेखुदी, जय हो। Watch some of the inspirational women of India on First Ladies on Rajya Sabha television. और आज शाम 5 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम का राज्यसभा टीवी सीधा प्रसारण करेगा। साथ ही शाम 6 बजे आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी की खास पेशकश फर्स्ट लेडीज। आज सम्मानित होने वाली 112 असाधारण महिलाओं में से भारतीय सेना में पहली महिला कैडेट के तौर पर शामिल होने वाली प्रिया झिंगन और ग्रामी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह भी शामिल हैं। Hi, I'm Major Priya Jhingan. Watch me on First Ladies on Rajya Sabha TV.
Hi, I'm Tanvi Shah. Watch me on First Ladies on Rajya Sabha TV. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला चालक दल वाली पनडुब्बी INS वी तारिणी ने फॉक्सलैंड द्वीप जाते हुए शुक्रवार को केप हॉर्न पार कर लिया है। नौसेना की महिलाओं का ये चालक दल 8 महीने के लिए विश्व की यात्रा पर निकला है। इस यात्रा में केप हॉर्न पार करना सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम था। इससे पहले कुछ ही लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की थी। यहाँ समुद्र में काफी हलचल रहती है और इसके बारे में कुछ भी अनुमान काफी मुश्किल है। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में यह चालक दल पिछले साल सितंबर में गोवा से अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौसेना की महिला चालक दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नौसेना की महिला दल की इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी बजट को लेकर सिर्फ विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति के बजाय विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तां बताने पर उन्हें गर्व होगा। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज से बातचीत में अर्थव्यवस्था, विदेश नीति समेत सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री खुलकर बोले। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात दोहराई और कहा कि त्योहार की तरह चुनाव भी तय समय पर हों। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति की बजाय विकास पर चर्चा करने की बात कही। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट को लेकर विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। बजट हो या न हो, चुनाव हो या न हो, पहला बजट हो या आखिरी बजट हो, मोदी का एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, विकास, विकास और विकास, डेवलपमेंट, 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 सबका साथ, सबका विकास। उसके लिए जो भी आवश्यक होता है उसी को करते आए हैं, उसी को कर रहे हैं, आगे भी उसी को करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अर्थ जगत का ध्यान भारत पर केंद्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया ने इसे माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें दावोस में 125 करोड़ भारतीयों की कामयाबी की दास्तान सुनाने में गर्व महसूस होगा और दुनिया भारत की नीतियों और विकास के बारे में सीधे उसके मुखिया से सुनना चाहती है। जब विश्व का भारत के प्रति इतना आकर्षण है जी, तो स्वाभाविक है कि विश्व भारत से सीधा संवाद करना चाहता है। भारत की नीतियों के संबंध में, संभावनाओं के संबंध में विश्व का ये जगत डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ को सुनना चाहता है। चीजों से वो परिचित होते हैं, वो भी तो बहुत अध्ययन करते हैं, उनके पास टीम होती है, लेकिन मुखिया के मुझसे सुनते हैं तो जरा एक, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों ने जो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, लगातार कोशिश करते रहे हैं। देशवासियों का जो उत्साह है, उमंग है, देशवासियों की जो सिद्धियां हैं, उसको दुनिया के सामने रखने में मुझे बहुत गर्व होगा, बहुत आनंद होगा। भारत की एक पहचान बनी है, उसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास भारत ने करना चाहिए और एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आलोचना के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता और विपरीत हालात को अवसर में बदलने को अपना स्वभाव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड में दावोस के दौरे पर रहेंगे। वो दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 23 जनवरी को इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव विजय गोखले ने यह जानकारी दी है। 22 जनवरी को वो दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के
शीर्ष अधिकारियों सहित इस बैठक में आए प्रतिनिधियों के लिए भारत की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की द्विपक्षीय बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। The main event, of course, is the keynote speech that the Prime Minister will give at the plenary session on the 23rd of January. I think the important thing in this visit is going to be a signal that we engage with the rest of the world in a very multidimensional way. This is occurring at a time when India's attractiveness as an economy has grown, where there is a quantum jump in our rankings in multiple indices, and in the context of the recent reforms that government has announced, particularly in the last 1 year. I think the focus therefore is for our Prime Minister to articulate his vision of how he sees the Indian economy as contributing not only to the domestic improvement of for the benefit of the people of India, but also on a global scale. और अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की पहली सालगिरह पर बंदी यानी शटडाउन की नौबत आ गई है। सरकारी खर्चों को लेकर एक अहम आर्थिक विधेयक को सेनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी, जिस कारण वहां शटडाउन करना पड़ा है। सेनेट में विधेयक के पक्ष में 50 और विपक्ष में 49 वोट पड़े। विधेयक पारित कराने के लिए सेनेट में 60 वोट चाहिए थे, लेकिन सरकार ये संख्या जुटाने में नाकाम रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया है। अब इस विधेयक पर सहमति बनने तक सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर कई सरकारी विभाग बंद करने पड़ेंगे और करीब 8 लाख संघीय कर्मचारियों को बिना सैलरी के घर बैठना होगा। गुरुवार को प्रतिनिधि सभा से यह विधेयक 197 के मुकाबले 230 वोटों से पारित हो गया था। अमेरिकी इतिहास में ये पहला मौका नहीं है जब सरकार को शटडाउन से जूझना पड़ा हो। इससे पहले अक्टूबर 2013 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी 16 दिन तक संघीय एजेंसियों को बंद करना पड़ा था। और इससे पहले 1995-96 में शटडाउन 21 दिन चला था और 6 जनवरी 1996 को खत्म हुआ था। हालांकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों और व्हाइट हाउस पर नियंत्रण रहने के बावजूद भी शटडाउन का सामना करना पड़ा है। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आलोक बंसल साहब हमारे साथ हैं जो इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। ये पहला मौका नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं, नौबत पहले भी आ चुकी है अमेरिका में शटडाउन की, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दोनों सदनों और व्हाइट हाउस में बहुमत के बाद भी शटडाउन की नौबत आई है। क्या मायने हैं इसके, कैसे देखते हैं इसे आप, उसका असर क्या होने वाला है? कि पहली चीज तो ये है कि ये पहली बार है कि एक साल के अंदर आज जो है डोनाल्ड ट्रंप के सत्तारूढ़ होने की एक पहली वर्षगांठ है। 20 जनवरी को उन्होंने वो ली थी और आज के दिन से ही अमेरिका में शटडाउन हो रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि ये पहली बार हो रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों में बहुमत पे है और फिर भी ये शटडाउन हुआ। लेकिन सेनेट में इस विधेयक को पास करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी और सिर्फ 50 मत मिले। तो ये दिखला रहा है कि सिवाय डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी में भी कई लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं। और ये भी दिखलाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो किस तेजी से गिरी है अमेरिका के अंदर। जैसा कि सारे सर्वे बता रहे हैं कि एक साल के अंदर इतनी लो पॉपुलैरिटी अभी तक किसी राष्ट्रपति की पहले नहीं रही। अब इसका असर जो है बहुत बड़ा होगा क्योंकि करीब 8 लाख संघीय कर्मचारी हैं, क्योंकि अमेरिका में अधिकतर प्रशासन जो है स्टेट्स के पास है, लेकिन जो संघीय कर्मचारी हैं उनमें से जो नॉन एसेंशियल ड्यूटीज पर हैं, जिनको कि आवश्यक नहीं माना जाता, वो सब आज से बिना वेतन की छुट्टी पे चले जाएंगे, अवकाश पर चले जाएंगे। और इसका उन क्षेत्रों में भी जहां जिनको कि एसेंशियल माना जाता है उस पर भी कुछ समय बाद असर पड़ने लगता है। जैसे सेना है, तो जो सैनिक डिप्लॉयड हैं अफगानिस्तान पे, वो वहां पे रहेंगे क्योंकि वो एसेंशियल ड्यूटी है, लेकिन उनके जो इक्विपमेंट है, जो मेंटेनेंस है जहाजों की, वायुयानों की, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी। लेकिन जो भारतीयों के लिए जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि यहाँ पे अमेरिकी दूतावास में जो है काफी कर्मचारी जो है अवकाश पे चले जाएंगे, कॉन्सुलर सर्विसेज पे असर पड़ेगा इसका। तो जिन लोगों के वीजा के इंटरव्यूज हैं, जिनको वीजा के लिए जाना है,
उनका क्या होगा उसके बारे में लोगों के अंदर चिंता जो है स्वाभाविक है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि जो लोग अमेरिका जाने वाले हैं उनके लिए काफी समस्याएं आगे काफी आशंकाएं मन में गहरा रही होंगी। फिलहाल हमारे साथ अखिलेश सुमन भी जुड़े हैं, जो कि फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं राज्यसभा टीवी में। अखिलेश, क्या लगता है कितना लंबा ये शटडाउन चल सकता है और किस तरह की राह इस समय ट्रंप के सामने नजर आ रही है इसका हल निकालने को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि ये ऐसे मुद्दे पर है जिसपे कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पूरी तरह आमने सामने हैं, और आमने सामने एक मौलिक मुद्दे पे हैं, इमिग्रेशन के मुद्दे पे। और इमिग्रेशन का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के मैनिफेस्टो में रहा है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। तो इस तरह से कहें कि इस पर निगोसिएशन चल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जो बातचीत बीच बचाव करने की कोशिशें ट्रंप की तरफ से अभी हो रही हैं। तो अगर 2 दिनों का समय है, अभी सैटरडे संडे 2 दिन हैं, और हो सकता है कि मंडे तक कोई फॉर्मूला निकल आए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अब वोट ऑफ अकाउंट जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है कि बजट पास होने के पहले वोट ऑफ अकाउंट में कुछ पैसे सरकार को देने होते इंडियन पार्लियामेंट से, तो उसी तरह का एक वोट ऑफ अकाउंट का है जो 16 फरवरी तक रहेगा। तो जरूर ऐसा नहीं है कि अमेरिकन डेमोक्रेट भी इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि 16 फरवरी तक सब कुछ बंद रखेंगे, बीच का कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि इसके बाद भी बहस की गुंजाइश बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि यह मामला सुलझेगा। लेकिन जहाँ तक कॉन्सुलेट सर्विसेज की बात है भारत में, तो वहाँ स्थिति ये होती है कि कर्मचारी अगर ऑफिसों में जाएंगे तभी वे कोई काम नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर नहीं खोल सकते, वो चाय नहीं पी सकते ऑफिस का। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो मैंने सुबह से ही इस बात को कोशिश की कि अमेरिकी दूतावास के लोगों से पूछूं, तो उनका यही कहना है कि आधिकारिक रूप से वो कोई बात भी नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से वीकली आधार पे बहुत लोगों को वेतन मिलता है, तो माना जाए कि इस वेतन वीक में उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसी स्थिति होती है। थोड़ी सी अजीब स्थिति है, लेकिन अमेरिका का संविधान ऐसा ही है, और इसी तरह से वे अपने सरकार पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि ये स्थिति फिर कब सुधरती है और ट्रंप किस तरह की रणनीति अपनाते हैं ताकि जल्द से जल्द जो शटडाउन हो वो खत्म हो अमेरिका में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही आलोक बंसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। यूएन में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान से आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह खत्म हो रही हैं या नहीं। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर विशेष मिनिस्ट्रियल मीटिंग में बोल रहे थे। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान अच्छे और बुरे आतंकी में अंतर करता है और सीमा पार आतंकवाद अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाया। These mindsets differentiate between good and bad terrorists. These mindsets refuse to see reason in peace. They are mindsets that are reluctant to join hands in moving the region forward to build a shared future for our people and our youth. These mindsets, Mr. President, need to change. सैयद अकबरुद्दीन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत का नजरिया एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वहां शांति, सुरक्षा और स्थायित्व कायम हो सके। It is our vision that Afghanistan regains its place, and we remain committed to work closely with our regional and international partners to bring peace, security, stability, and prosperity in Afghanistan. It is with this mind that our Prime Minister, during his visit to Afghanistan on 24 December 2015, to inaugurate the parliament, stopped over in Lahore, Pakistan. Unfortunately, these visits were followed by a heinous and barbaric terrorist attack on the Pathankot airbase on 1st January 2016, perpetrated and planned by the very same mindsets which attack the spirit of Afghanistan every day. पाकिस्तान ने आज फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीमा पार से जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में सीमा सटे गांव में रात भर भारी गोलीबारी होती रही और ये अभी भी जारी है। सेना और सीमा सुरक्षा बल इसका करारा जवाब दे रहे हैं। आज ही गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। जबकि शुक्रवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे और 2 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।
पाकिस्तानी सुरक्षा बल सैन्य चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में सीमा से सटे गांवों में भारी गोलीबारी जारी है। अभी भी आप आवाज़ सुन सकते हैं, अभी भी गोलाबारी और शेलिंग जारी है। तो जब तक ये शेलिंग है तब तक तो कहा नहीं जा सकता कि और कितना नुकसान होगा। सर अभी इस वक्त तक भी फायर हो रहा है सर। अभी कैसे लगी थी ये सर फायर की वजह से आग लगी। पाकिस्तानी? जी सर, पाकिस्तान से गोलाबारी और उनकी शेलिंग से आग लगी सर। सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध जताया। बीएसएफ और सेना पाकिस्तान की इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये जो वायलेशन हुई, सीज फायर वायलेशन, जिसमें हमारे कुछ लोग की जान गई, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसका हम प्रतिकार भी करेंगे। इस बार भारत की ओर से भी जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, कई दशकों में, कई वर्षों में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली और इस बात की साक्षी सीमा पर रहने वाले लोग हैं जो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीमा पार से रिहायशी इलाकों में की जा रही गोलीबारी पर सख्त नाराजगी जताई है। राज्य सरकार का कहना है कि सीमा से सटे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को राजौरी, जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में आरिसपुरा, अरनिया, रामगढ़, नौशेरा और हीरानगर सेक्टर से सटे गांवों में भारी गोलीबारी की गई। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए और 2 नागरिकों की जान चली गई। गुरुवार को भी जम्मू और सांबा जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया था और एक की जान चली गई थी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की योजना बनाने की जरूरत है। बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में कल लेक्चर देते हुए उपराष्ट्रपति ने खेती को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बनाने के लिए 12 सूत्रीय सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई है। उन्होंने बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में डॉक्टर VKRV मेमोरियल लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि कम आय और उत्पादकता की वजह से किसानों में खेती के प्रति रुचि घट रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेज, समावेशी और सतत विकास के लिए किसानों की चिंताओं को हल किया जाना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने खेती को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बनाने के लिए 12 पहल की रूपरेखा रखी। इनमें अच्छी गुणवत्ता वाली बीज का इस्तेमाल शामिल है, जिससे उत्पादकता को 15 से 20% तक बढ़ाया जा सके। उर्वरकों का संतुलित उपयोग, समय पर किसानों को संस्थागत कर्ज की उपलब्धता के अलावा डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। बागवानी और पहाड़ी कृषि के मशीनीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पानी के उपयोग की बेहतर समझ, उपज का उचित मूल्य और भूमि नीति में ठोस सुधारों से किसानों की हालत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कृषि पद्धतियों का विकास और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे सरकार की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को उत्पादकता में सुधार करने और बेहतर आर्थिक लाभ पाने में मदद मिल रही है। उपराष्ट्रपति का मानना है कि पशुपालन से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी पहल होनी चाहिए। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल 27वें अखिल भारतीय बिल्डर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के सरकार के निर्णय से निर्माण उद्योग को वैश्विक पैमानों पर खरा उतरने और जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि आवास के साथ साथ कार्यालय के लिए स्थानों की बढ़ती मांग के कारण भारत के रियल एस्टेट व्यवसाय में उछाल आया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।